नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर आप है अपनी दोस्त समरीन के साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है विधात्री, और आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं गायन के क्षेत्र का एक जाना माना नाम और जानी मानी आवाज के साथ। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम अनुजा सिन्हा जी की। आपको मास्टर मदन अवार्ड्स, ऑल इंडिया म्यूजिक अवार्ड और साथ ही साथ संगीत नाटक एकेडमी जैसे अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कई फिल्मों में, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो या हिंदी सिनेमा की मूवीज हो, प्लेबैक सिंगिंग भी की है। आगे और भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिना देर किए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनुजा सिन्हा जी से। अनुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो बातचीत की शुरुआत में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका संगीत की तरफ रुझान कैसे हुआ और ज़िंदगी के सफ़र में जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई? देखिए, घर में माहौल हमें शुरू से ही मिला, क्योंकि मेरी मम्मी सरोजनी सिन्हा जी जो हाल ही में हमें छोड़ के चली गई, लेकिन वो हमारी एक बहुत ही पहली मतलब फर्स्ट हमारी टीचर रही हैं और म्यूज़िक लेक्चरर रही हैं। तो मैंने जब होश संभाला है तब से मुझे घर में म्यूज़िक का माहौल मिला है, और मेरी सिस्टर्स जो एल्डर सिस्टर्स हैं वो भी गाती हैं। अच्छा। तो वहीं से शुरुआत हुई है। और जब गाना, आई थिंक मैं 3-3.5 साल की थी जब कहीं मुझे स्टेज में गाने का अवसर मिला था। तो जब ये था कि पहले मेरी बड़ी सिस्टर्स तो गा ही रही थी, उनकी कुछ ना कुछ उनका चलता ही था। तो मुझे भी देखा, तो मम्मी ने फिर प्रॉपर सीखने के लिए तो इलाहाबाद में, क्योंकि बचपन बीता है हमारा प्रयागराज, तो वहाँ प्रयाग संगीत समिति से हमारा शुरुआत हुआ है। तो गायन की कौन सी शैली को आपने चुना? मैं देखिए उस वक्त तो क्लासिकल ही सीख रही थी, लेकिन मेरी पसंदीदा सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक और बॉलीवुड। अच्छा। तो ये मेरा था कि मैं लाइट म्यूजिक में ही आगे आना चाहती हूँ। तो किसे देख के आपने ये डिसाइड किया कि मुझे लाइट म्यूजिक में जाना है? आदर्श या इन्फ्लुएंसर कह लें, कौन था उस आपका? वक्त तो मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे कुछ नहीं पता था लाइट म्यूजिक क्या है, क्लासिकल क्या है। हाँ, दीदी को मैं तानपुरे पे रियाज करता देखती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, सुनती थी और फॉलो भी करती थी। फिर उस वक्त ट्रांजिस्टर होता था और रेडियो, जैसे उस वक्त का समय था जब मैं पैदा हुई थी, तो ब्लैक एंड वाइट समय था। तो उस वक्त ट्रांजिस्टर पे गाना आता था, लता जी, आशा जी ये सब गाते थे, गीता दत्त जी। तो इनको देख करके मुझे, उनकी आवाज़ें सुन के मुझे लगता था कि मेरे को ऐसा बनना है। तो मैं दीदी से पूछती भी थी कि कौन गा रहे, तो दीदी पहले बोलती थी देखो ये लता मंगेशकर गा रहे और ये आशा भोसले गा रही हैं। तो नाम उनसे मुझे याद हुआ, और जब वो लास्ट में बोलते थे कि अभी आप लता मंगेशकर से इस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि दीदी को कैसे पता कि लता मंगेशकर या हमको, मेरे को सभी आवाज़ एक जैसी लगती। बस थोड़ा जैसे से बड़े हुए तब मुझे, तो मेरे को बचपन से था कि मुझे, अच्छा ये भी बताया दीदी ने कि ये कौन है। मैंने पूछा ये कौन है, बोले ये प्लेबैक सिंगर हैं। और प्लेबैक की भी मीनिंग नहीं पता थी कि प्लेबैक होता क्या है। तो जब भी कोई पूछता था तुम्हें क्या बनना है बड़े होके, तो मैं कहती थी मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। तो पूछती थी प्लेबैक का पता है मतलब क्या होता था? नहीं पता, लता मंगेशकर जो है वो बनना चाहती हूँ। तो ये मेरा बचपन से उनको सुनते सुनते मैं ये। और आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास वो HMV का वो रिकॉर्ड प्लेयर होता था, उसमें लता मंगेशकर का था वो एक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो बड़ा सा एक वो तो ग्रामोफोन वो जो आता था वो रिकॉर्ड प्लेयर, उसमें उनकी तस्वीर थी अंदर फुल, और आगे 2 छोटी छोटी सी तस्वीरें उनकी लगी थी। तो वो ग्रामोफोन चला गया सब कुछ, लेकिन मैंने वो कवर संभाल के रखा था उसको ऐसे करके, और उसको मैंने फ्रेम कराया। आज भी मेरे पास, मैं मुंबई में हूँ, उनको मैं रखा हुआ है फ्रेम करा के। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो लता मंगेशकर जी मेरे साथ होती हैं। क्या बात है। तो बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब वक्त है कि आप अपनी प्यारी सी और मीठी सी आवाज़ में हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को कुछ सुनाएं। ठीक है, एक गाना है वो अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, मैं 2 लाइन वो सुनाती हूँ। बिल्कुल। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति
अनुमति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। वाह, बहुत खूबसूरत। Thank बस you. इतना ही सुनाएंगी? आगे और सुना दूंगी। प्लेबैक सिंगिंग की अभी आपने बात की, तो मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि प्लेबैक सिंगिंग की जब बात करते हैं तो प्लेबैक सिंगिंग में और लाइव म्यूज़िक में जब आप गाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्लेबैक में और लाइव में? अच्छा, देखिए प्लेबैक तो आपको पता है स्टूडियो में साउंड प्रूफ स्टूडियो होता है जिसके अंदर हमें, और उसमें क्या होता है कि आपके सांस लेने की भी आवाज़ आती, माइक के माइक्रोफोन है ही, तो एक एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि इतनी सी सांस भी ना है और चप चप की आवाज़ नहीं आए। दूसरा, हम फ फ भ ये सब ब्लो करने वाली साउंड है, उसको किस तरह से हमें माइक से हल्का सा एक मोड फेस को अपना करके, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं प्लेबैक के लिए। लाइव में क्या है कि वो रन थ्रू चलता है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चल हो जाता है तो वो चल जाता है क्योंकि लाइव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर साउंड नहीं मिलता है तो हम थोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए कि लाइव में भी आप ऐसा गाएं कि ऐसा लगे कि वो रिकॉर्डेड। कई आजकल जितने सब लाइव करते हैं शोज़ वगैरह, तो हमें भी वो, मतलब स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मैं ये ख्याल रखती हूँ कि ऐसा लगे कि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड चल रहा है। तो बल्कि मैं इस पर एक बात, आपको इंसिडेंट है वो, मेरा शो था कोलालमपुर में और वहाँ पर था कि बहुत अच्छा साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम था और मैं गा रही थी लग जा गले लता जी का, सुनेंगे हम ये भी थोड़ी देर बाद। तो वो ट्रैक पे था बिकॉज म्यूजिशियन नहीं लेके गई थी, तो ये था कि माइनस पे मैं गा रही थी और वहाँ मलय थे और साउथ इंडियन आपको पता है कि काफ़ी वहाँ है, और सरदार थे, सिख थे, सभी बैठे हुए थे। और मलय एक आकर के लेडी थी, उन्होंने हमारी जो ऑर्गेनाइज़र थी लेडी, उनको आके पूछा कि ये गा रही है सच में या ये रिकॉर्ड बज रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था उस वक्त। मैं बड़ी खुश हुई कि चलो ये इस तो ये ध्यान मैं देती हूँ, बाकी का पता नहीं, लेकिन ये ध्यान देना भी चाहिए कि आप लाइव भी गा रहे हो तो एक एक सुर प्रॉपर लगना चाहिए। तो ये अभी हम प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रहे थे, आपने 30 मिनट्स, मदहोशियाँ, मांग रेखा, डेयर वर्सेस बेयर, दिल साडा लुटिया गया, ये इसमें बहुत सारी मूवीज़ जो थी वो पंजाबी थी, हिंदी थी, हरियाणवी थी। तो एक लैंग्वेज बैरियर किस हद तक होता है कि आप जिस ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं उसको गा पाना कितना मुश्किल होता है प्लेबैक सिंगिंग में? मुश्किल तो है, लेकिन क्या बोलूँ कि हर लैंग्वेज का, क्योंकि देखिए सरगम तो साथ हैं ये हमारे, जो भी धुन होती है, ट्यून बनता है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्रोफेशनली गा रही हूँ तो ये तो एक हर एक प्रोफेशनल सिंगर को ये होना ही चाहिए कि आप धुन सुने, समझे। लैंग्वेज का क्या होता है कि हमारे सामने एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो हमें एक एक एक्सेंट बताते हैं और उस सॉन्ग की मीनिंग बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ये सॉन्ग। अच्छा, रोमांटिक है, सैड है, उसके भाव एक्सप्रेशन जो है वो बताते हैं, वो तब उसको हम फॉलो करके गाते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंगर्स को ध्यान देने की बात है कि लैंग्वेजेस का क्या है कि कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो काफ़ी टफ है, लेकिन पता नहीं, मैंने 12 लैंग्वेजेस में गाया, लेकिन टच वुड की ऐसी वाली सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आई तो मुझे मलयालम में आई थी। अच्छा, लेकिन फिर भी वो गा दिया था। हाँ, लेकिन बस ये कि ज़्यादा ख्याल ये रखना पड़ता है, एक तो एक्सपर्ट होने चाहिए। गाने से तो आप वाकिफ़ हो जाते हैं कि आप क्या गा रहे हैं, इसका भाव क्या है और क्या मीनिंग है, ये सब आपको उससे गाने में पता चल एक्सेंट जाता के है। लिए हमारे पास सामने होते हैं अच्छा। एक्सपर्ट जो बताते हैं कि मैम ये है या ये है, तो उसको मेरे को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत की अनुजा जी बात की जाए तो उसमें तो मुझे पता है या सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत और साधना की ज़रूरत होती है। लाइव म्यूज़िक की बात करें तो ये कितना रियाज, कितने घंटे का रियाज मांगता है, या फिर लोग रियाज करते भी हैं इसमें? देखिए रियाज तो ज़रूरी है ही, चाहे आप क्लासिकल गा रहे हो चाहे लाइट गा रहे हो, क्योंकि
क्लासिकल तो देखिए वो अलग एक विधा है, वो पूरा राग पूरे होते हैं, उसको वो करते हैं। लेकिन लाइट में क्या है कि हम जब रियाज करते तो रियाज में क्या हमारा गला पक्का होता है, तो इसलिए पक्का करने के लिए हमें रियाज की बहुत ज़रूरत है, और रियाज करना ही चाहिए, तभी वो चीज़ आपके गायकी में झलकती है। आप कोई भी कॉम्पोजिशन इजीली गा सकते हैं। तो आपको मैं एक उस पर एक वाकया हर चीज़ से कुछ ना कुछ निकलता है स्टोरी होती है हर चीज़ के पीछे। मैं एक्चुअली दिल्ली में जब थी तो हमारा मतलब मैं ज़्यादातर बताऊं तो आशा जी को बहुत ज़्यादा मैं अपने करीब समझती हूँ कि उनकी, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल सिंगर है और हर चीज़ को कुछ भी उनको दे दीजिए वो उसमें घुस जाती हैं एकदम। तो मैं ऐसी आशा जी मतलब प्रोग्राम वगैरह करते थे, तो एक सिंगर, सुबह की बात थी, मैं तानपुरा लगा के रियाज कर रही थी। कई बार फ़ोन किया, मतलब ऐसा लगता है रियाज के समय में किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए, लेकिन 3-4 बार बजा, मैंने कहा चलो उठा ही लेते हैं। तो तानपुरा थोड़ा सा डिम किया और उठाया, बात करने लगी, पता नहीं ऊट पटांग अलग सी कुछ बात कर रहे थे, कुछ होगा। तो अचानक उनको लगा कि कुछ साउंड आ रहा है, तो पूछे ये क्या बज रहा है पीछे। मैंने कहा तानपुरा बज रहा है। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली ये रियाज कर रही थी इस वक्त। ओ हाँ, तुम तो आशा भोसले को गाती हो ना, तो तुम्हें रियाज की ज़रूरत है। मैं तो किशोर कुमार को गाता हूँ, मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक हुआ कि किशोर कुमार को गा रहे हो तो रियाज की ज़रूरत नहीं है, या मैं आशा भोसले को गाती हूँ तो मुझे रियाज की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लोगों की क्या सोच है कि मतलब किशोर कुमार जी क्या बहुत ही ईजी गाने होते थे कि अगर आप किशोर कुमार जी के गाने लें तो वो भी कितने लगता है सुनने में कि बहुत ईजी होंगे, लेकिन गाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मुश्किल है। तो लोगों ने पता नहीं मजाक बना रखा है कि किशोर कुमार को गाएंगे तो मुझे रियाज की जरूरत। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि उस गाने का जिसका भी जिक्र हुआ था, लग जा गले से, आप सुना दें हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, क्योंकि मैं भी बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ इस गाने का। ठीक है, सुनाती हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत खूबसूरत, निशब्द हो जाना जिसको कहते हैं ना, कि आपके पास अल्फाज नहीं रह जाते तारीफ के लायक। बहुत ही खूबसूरत गाया आपने। थैंक यू। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपकी फील्ड से अलग हटके कहें या फिर उसी से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में। कितना मुश्किल है आज के दौर में अपने आप को स्थापित कर पाना उस रेस में जहां आप खुद को साबित कर सकें। मुश्किल तो है, पुरुष प्रधान देश है ये, और कई सारी चीज़ों का सामना करते हुए, क्योंकि बिकॉज मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी, बच्चे, उसके साथ साथ ये करना, क्योंकि देखिए एक जॉब होता है कि 10 से 5 की जॉब करना, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपनी फैमिली को, बिल्कुल, कि बच्चे कहाँ रहेंगे, क्रच में छोड़ा या ये है, हस्बैंड ने ये कहा कि चलो तुम उतने बजे तक आ जाओ, ये कर। लेकिन मेरी लाइन में अनसर्टेन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको बुला लिया, कभी कभी लेट हो गई, मैंने कुछ प्लान किया, कुछ नहीं हुआ, या शोज़ कर रही हूँ, उसमें बाहर रहना पड़ता है, तो मुश्किल होता है। और भी मैं जैसे फील्ड की बात करूँ तो मुश्किल तो है ही, क्योंकि औरतों को हर चीज़ मैनेज करते हुए चलना ही पड़ता है, घर गृहस्थी प्लस अपना जॉब, अपना करियर, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नामुमकिन भी है, चीज़ें जो वो
औरतें कर रही हैं तो अच्छा लगता है। तो मुश्किलों का सामना करते हुए ही मैं भी कर रही हूँ, किया है और भी करते आ रहे हैं। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ तो आपको एक सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो थोड़ा बहुत सहन करते हुए करेक्ट, वो उसके बाद कुछ मिलता है, हासिल होता है, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। जब आप माँ बनते हैं तो आपकी जो ड्यूटीज़ के जो आवर्स होते हैं वो 24/7 हो जाते हैं। उसके साथ आपको मैनेज करना है अपना काम, घर, और आपका काम तो ऐसा है कि आपको प्लेबैक सिंगिंग भी करनी है, लाइव कॉन्सर्ट भी करने हैं, तमाम तरह के शोज़ हैं वो आपको करने हैं। उन सब के बीच में परिवार को संभालना, ये बैलेंस आप कैसे करती हैं? वही जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ को एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सहयोग की ज़रूरत है, कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार मिल जाता है। तो वो नहीं और हाँ के बीच में मैनेज करने करते करते जब आप एक ज़िद में अड़ जाओगे ना कि हमें ये करना ही है, तो अगला जो भी होगा वो कहेगा भैया ठीक है तुम कर लो, अब मैं थोड़ा सा सहयोग दे देता हूँ। तो ऐसे करते हुए मैंने मैनेज किया और अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हुई हैं। लेकिन माँ हूँ तो जिम्मेदारियाँ हमेशा रहेंगी जब तक वो पूरी तरह से नहीं सेटल हो जाते। तो ये मैनेज करते हुए मैंने किया और मुश्किलें बहुत आई रास्ते में, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन हंसते थे क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना, थोड़ा सा भी गा दो, गुनगुना दो, मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, हल्का हो जाता है मन। अच्छा मूड है तो कुछ अच्छा खूबसूरत गाना गा लिया, सैड मूड है तो सैड गा के रो लिए ऐसे करके निकल जाता है वो। ये सब चीज़ें मैनेज औरतें खुद ही कर लेती है, वो इनबिल्ट होता है उनके अंदर। करेक्ट। तो आजकल देखा जाए तो हम महिलाओं ने काफ़ी तरक्की की है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लेकिन अगर विषम परिस्थितियों की बात करिए तो वो आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल है ना, चाहे वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में लगी रहती हैं। ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, उन महिलाओं को जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो किन किन बातों का ख्याल रखें? देखिए अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि औरतों को एक अलग एक वो मिला हुआ है कि पता चल जाता है कि किसकी कैसी दृष्टि है, सेंस तो वो एक वो भी एक भगवान ने देकर ही भेजा है। तो उसको मैनेज करते हुए, कहीं अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कहीं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन ये कि आपको उधर आके मिलना है या ये, तो भगवान पे छोड़ दो कि भाई भगवान आपने या तो इतना ही सोचा होगा मेरे लिए या इससे अच्छा कुछ लाइन आप बनाने वाले हो, तो वो छोड़ दो। यही है, मैं तो यही कहूँगी कि कछुए की चाल चलिए लेकिन जीतिए। बिल्कुल, दौड़ करके जीत हासिल क्या है, थोड़े दिन की है, फिर बबल्स की तरह फूट जाते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ है। सफ़र का मज़ा लीजिए, सफ़र का मज़ा लीजिए, जितना भी लंबा हो, कितना भी बुढ़ापा भी आकर के, क्योंकि कई ऐसे से हमने अपने इर्द गिर्द ऐसी स्टोरीज हैं जिन्होंने 60s में जाकर पॉपुलैरिटी हासिल की, आफ्टर 50। तो ज़रूरी नहीं कि आप यंग थे तभी आपको पॉपुलैरिटी मिली तो आप उसको, ठीक है, थोड़ा सा दुख लगता है कई बार कि वो समय मेरा ये था कि जब मैं बहुत कुछ कर सकती थी, क्यों शादी हुई या क्यों ये जिम्मेदारियां हुई, लेकिन ठीक है भगवान ने वैसे ही लिखा होगा। बिल्कुल। लेकिन ये है, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस लाइन में मुझे रखा और मुझे हिम्मत देते जा रहे हैं कि तुम करो, भले ये रास्ता तुम्हारे लिए कठिनाइयों से होते हुए जा रहा है, लेकिन करो। तो अनुजा जी, अब हम अपना ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ आई, बातचीत की, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।